नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक फेसबुक लाइव। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय बहुत तेजी से घटनाएं आगे बढ़ रही हैं अफगानिस्तान में और बहुत ही दिलचस्प है ये घटनाएं जो इस समय अफगानिस्तान में चल रही हैं। एक तरफ तालिबान का कब्जा पूरे अफगानिस्तान पर हो गया है, एक पंजशेर के इलाके को छोड़कर, और जो पंजशेर है इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तालिबान पे एक तरफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंदहार पहुंचकर अब काबुल के रास्ते पर है, यानी सत्ता पर काबिज होने की तैयारी पूरी। दूसरी तरफ जलालाबाद में विरोध हो रहा है तालिबान का। तीसरी तरफ अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति विरोध हुआ और वो एक तरफ स्पिन बोल्डक से आते हुए जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा है वहां से आते आते, हालांकि उस समय के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दावा भी किया कि पाकिस्तान से 10,000 लड़ाके आ रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में पाकिस्तान का नाम लेकर यह कहा कि ऐसा हो रहा है। इमरान खान ने इसका विरोध तो किया, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि अफगानिस्तान की सेना ने विरोध क्यों नहीं किया और कैसे तालिबान के ये लड़ाके मोटरसाइकिलों पर, जीपों में सवार होकर, असॉल्ट राइफल्स लेकर सीधा काबुल तक पहुंच गए। काबुल में कई परतों की सुरक्षा थी, उस सुरक्षा के बावजूद एकाएक अशरफ गनी बिना किसी को बताए देश छोड़कर क्यों निकल गए? कि पहले वो ताजिकिस्तान गए, ताजिकिस्तान में किसी ने उनके विमान को लैंड नहीं करने दिया, फिर कहा यह जा रहा है कि वो दोहा गए हैं और वहां से वो जाने का प्रयास करेंगे, या ओमान जा रहे हैं और ओमान के रास्ते प्रयास करेंगे अमेरिका जाने का। इस बीच अमरुल्लाह सलेह पहुंच गए पंजशेर। उन्होंने ये कहा कि मैं अहमद शाह मसूद, लेजेंडरी अफगान वॉरियर, मैं उनकी इज्जत करता हूं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूंगा और मैं तालिबान के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ मिलकर अब वो कह रहे हैं जॉइन द रेजिस्टेंस। राष्ट्रपति के भाग जाने के बाद उनका यह दावा है कि वही राष्ट्रपति है और अब वो चाहते हैं कि सारी पार्टियां उनके साथ मिले, अफगानिस्तान के लोग उनके साथ मिले और विरोध करें। तस्वीरें किस तरह के सामने आ रही हैं? एक तरफ आपने वो सारी तस्वीरें देखी कि अमेरिकी वायुसेना का वो C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा था और अफगानी लोग चिपक रहे थे उसके पहियों से कि किसी तरह अफगानिस्तान से, तालिबान राज से निकल जाए। दूसरी तरफ 4-5 महिलाएं विरोध कर रही हैं तालिबान का, क्योंकि वो जानती हैं उनका भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो सकता है। तो आगे का क्या होगा रास्ता, ये सब लोग देख रहे हैं। कई प्रश्न इस समय हमारे पास आ रहे हैं, हम बात भी करते रहेंगे लोगों से। जिस तरह के प्रश्न हमारे पास सामने आ रहे हैं, जैसे मुकेश मीनू वैद्या कह रहे हैं कि तालिबान को देखकर भारत में जो तालिबान की शरणार्थ बैठे हैं, पहले उसका इलाज करना चाहिए। उनका तो इलाज हो ही जाएगा, उनसे कौन डरता है? अब आप ये देखिए, जब आप बेझिझक इस मानसिकता वाले लोगों को बेनकाब कर रहे हैं, तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग कैसे टिक पाएंगे? अभी खतरा क्या है? अभी खतरा ये है कि अफगानिस्तान जहां 20 साल से प्रजातंत्र को स्थापित करने की, मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी, जहां महिलाओं को अधिकार देने की बात की जा रही थी, उस देश में एक बार फिर तालिबान का राज होगा। अब कहा तो ये जा रहा है, तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी, मैंने भी देखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दावा कर रहे हैं कि महिलाओं के पास अधिकार होगा, लेकिन क्या महिलाओं के पास अधिकार है? आज क्या खबर आ रही है कि सलीमा मजारी, जो बल्क में एक डिस्ट्रिक्ट की गवर्नर थी, उनका अपहरण कर लिया गया है, वो तालिबान के कब्जे में है। अब उन्होंने ये कहा था कि वो निरंतर विरोध करेंगी तालिबान का। और खबरें क्या आ रही हैं कि हजारा नेता की मूर्ति अब्दुल अली मजारी 1995 में उनकी हत्या कर दी थी तालिबान ने, और 2021 में उनकी प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया बामियान में। बामियान में ही 2001 में दुनिया ने देखा किस तरह से बामियान बुद्ध की प्रतिमाओं को नष्ट किया था। तो अब आगे क्या होगा? कई प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, कई लोग अपने विचार हमसे शेयर कर रहे हैं। अफगानिस्तान को बचाओ, तालिबानियों से बचाओ अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के लिए मरे, इतिहास रखो आदमी के लिए। कई तरह की बातें भी लोग हमको लिख रहे हैं। क्या चाहते हैं लोग, किस तरह से अब विरोध होगा, ये एक बड़ी बात है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से अब तालिबान का विरोध होगा।
क्या हो? जलालाबाद की सड़कें देखी आज आपने? जलालाबाद की सड़कों पर आज तालिबान का विरोध हो भी रहा है। अफगानिस्तान का झंडा, यानी जब तालिबान आया तो तालिबान ने अपना झंडा लगाया और अफगानिस्तान के झंडे को उतार दिया, लेकिन लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो गोली चला दी। अब प्रश्न यह उठता है कि ये गोली किसने चलाई? अभी इस पर क्लैरिटी की प्रतीक्षा है, लेकिन जो खबरें छन छन करा रही हैं वो ये हैं कि चाहे काबुल में अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिखाने के लिए तालिबान आगे एक अपना अलग चेहरा दिखा रहा है, लेकिन जो प्रोविंसेस हैं, जो जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें एक खौफनाक चेहरा तालिबान का सामने इस समय आ रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आने वाले समय में ये और बड़ी चिंता की बात होगी। भारत में क्या करें? भारत में क्या इसका असर पड़ेगा? फिलहाल तो नहीं। भारत में जिनको डर लगा था वो ज्ञानी अब वो इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते तालिबानियों के ऊपर? जी हाँ मुकेश, आपने ये प्रश्न उठाया है। मुकेश वैद्य ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जो लोग पहले बहुत प्रश्न उठा रहे थे कि उनको डर लग रहा है भारत में, वो तालिबान पर चुप क्यों? ये तो मेरे ख्याल से मुकेश उनकी अंतरात्मा पर निर्भर करता है कि क्या तालिबान के आतंक पर वो बोलना नहीं चाहते, डरते हैं, या उनका मूक समर्थन है तालिबान को, क्योंकि ये एक मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ऐसे लोग जो कुछ विषयों पर तो बहुत खुलकर बोलते हैं और कुछ विषयों पर बोलने में उनको डर लगता है, उनकी घिघी बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपको लगता है कि आप किसी मुद्दे पर राय रखते हैं तो अपनी राय रखिए। भारत में तो भारत तो एक प्रजातंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपने विचार रखिए, एक मर्यादा में रहेगा और अपने विचारों को आप शेयर कीजिए। कार्तिकेय कह रहे हैं कि आवाज ठीक नहीं आ रही है और अनूप मैं आपसे देखिए कि आवाज क्यों नहीं आ रही है। तालिबान के राष्ट्रपति का कहना है कि अफगानिस्तान में रहना है तो त्याग करना होगा। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। क्या होगा आगे, ये एक प्रश्न है। क्या होगा आगे, ये तो दुनिया देख रही है। दुनिया समय ये देख रही है कि तालिबान का बर्ताव क्या होगा। तालिबान 2.0 यानी 2021 में जो तालिबान आया है वो तालिबान 1.0 जो 1995-96 से लेकर 2001 9/11 तक, जब तक उनको अमेरिका ने वहां से निकाल ना दिया, क्या दोनों तालिबान में फर्क होगा? जो लोग अफगानिस्तान को भली भांति जानते हैं उनके मन में खौफ है, उनके मन में डर है। कई महीनों से, कुछ इलाकों में तो 10 महीनों से अफगानिस्तान की सेना को पैसे नहीं दिए गए थे, तनख्वाह नहीं मिली थी। यानी अमेरिका से पैसे आ रहे थे लेकिन ये पैसे दिए नहीं जा रहे थे अफगानिस्तान की सेना को, तो उनका मनोबल नीचे था। फिर जो सेना युद्ध लड़ रही है या युद्ध की तैयारी कर रही है, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपना रक्षा मंत्री बदल दिया, अपना सेना अध्यक्ष बदल दिया, अपने कोर कमांडर्स को बदलना शुरू कर दिया। इस तरह राजनीतिक दखलंदाजी अफगानिस्तान की सेना में होने लगी, इससे भी उनका मनोबल टूट गया। फिर जब देश पर सबसे बड़ा खतरा आया, यानी जब तालिबान ने घुसपैठ शुरू कर दी हथियारों के साथ, तो वो राष्ट्रपति अशरफ गनी जो ये दावा कर रहे थे कि मैं सीने पे गोली खाऊंगा, वो लापता हो गए, वो गायब हो गए। कहां चले गए? कई घंटों तक किसी को पता ही नहीं चला। और तालिबानी जब राष्ट्रपति के पैलेस के अंदर घुस गए, तब जाके पता चला कि अशरफ गनी तो कुछ बड़े बड़े सूटकेसेस लेकर गायब हो गए हैं। और तब देश में बहुत खौफ, जो मनोबल था वो पूरी तरह से टूट गया। अब्दुल्ला या अमरुल्लाह सलेह, इस तरह के नेता ये कह रहे थे कि उनको तो राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भरोसे में लिया ही नहीं। अब्दुल्ला तो नेगोशिएट कर रहे थे तालिबान के साथ दोहा जाकर। अमरुल्लाह सलेह जो स्पाई मास्टर है, आंतरिक सुरक्षा के मंत्री रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति अफगानिस्तान के, उनके करीबियों का कहना है कि वो उनको तो कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं जा रहा था। किस तरह की डील्स हो रही थी या किस तरह की डील्स हुई, और डील्स विद इन डील्स क्या हुई कि कुछ जो टोलो न्यूज ने, जो अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी है, उसने एक रूसी डिप्लोमेट को कोट करते हुए खबर ये चलाई कि कई सूटकेसेस लेकर अशरफ गनी एक विमान में बैठ गए और कुछ सूटकेसेस तो ले जा भी नहीं पाए, इतना भार वो विमान उठा ही नहीं सकता था। ऐसे में सेना कैसे लड़ती, किसके लिए लड़ती, और सेना बिखर गई। लेकिन अमरुल्लाह सलेह अब कह रहे हैं कि मैं पंजशेर में हूं, अहमद मसूद के साथ हूं और रेजिस्टेंस अब शुरू होगा। प्रश्न यह उठता है
कि अमेरिका के अत्याधुनिक हथियार जिनसे अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान का मुकाबला नहीं किया, और वही हथियार अब तालिबान के कब्जे में आ गए हैं, चाहे वो बख्तरबंद गाड़ियां हो, तोपें हो, टैंक हो, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हो, मानव रहित टोही विमान हो, असॉल्ट राइफल्स हो, स्नाइपर राइफल्स हो, नाइट विजन डिवाइसेस हो। इतना आधुनिक हथियार तो तालिबान के पास पहले कभी था ही नहीं। लेटेस्ट अमेरिकन इक्विपमेंट अब उनके पास है, पाकिस्तान की सेना का साथ उनके पास है। ऐसे में पंजशीर का वो इलाका चारों तरफ से तालिबान से घिरा हुआ, हालांकि ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, वो ऐसा इलाका है, और उसके बारे में हम एक दिन फिर विस्तार से चर्चा करेंगे जब मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा कि किस तरह से अहमद शाह मसूद ने न केवल रूस का मुकाबला किया, बल्कि कैसे अहमद शाह मसूद ने तालिबान का मुकाबला किया और कोई पंजशेर के उस शेर को हरा नहीं पाया। 9/11 के ठीक पहले उन्हें धोखे से पत्रकार बनके कुछ विरोधी आए, आईएसआई एजेंट्स और तालिबान के साथ मिलकर कुछ लोग आए और इंटरव्यू करने के बहाने उनकी हत्या, निर्मम हत्या उस आत्मघाती दस्ते ने कर दी। लेकिन प्रश्न यहां ये उठता है कि अब विरोध का क्या रूप होगा। जो विरोध की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और कई और आपके प्रश्न भी आ रहे हैं, चलिए उनसे हम बातचीत करते रहते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे होगा तालिबान का विरोध। ये सबसे बड़ा प्रश्न है मित्र जो आप पूछ रहे हैं। कैसे होगा तालिबान का विरोध, ये कठिन है, आसान नहीं है। कैन इंडियन आर्मी रिप्लेस अमेरिकन ट्रूप्स टू फाइट द तालिबान, उमर भट्ट पूछ रहे हैं। मित्र, इंडियन आर्मी अमेरिकन आर्मी को रिप्लेस फाइनेंशियली भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो $10 बिलियन की आवश्यकता थी हर वर्ष अफगानिस्तान को चलाने के लिए, जिसमें से अफगानिस्तान अपना रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो महज $2 बिलियन का करता है। तो जो $8 बिलियन है वो भारतीय सेना या भारत देश, हम तो अपने लोगों की रक्षा के लिए या अपने देश के विकास के लिए वो पैसा खर्च करेंगे। हम ये पैसा क्या अफगानिस्तान की सुरक्षा में कर सकते हैं? ये निर्णय तो यूनाइटेड नेशंस को करना होगा। भारत ने यूनिलैटरली अपनी सेना या श्रीलंका में भेजी थी या मालदीव्स में भेजी थी, और वो अलग मिशन था। अफगानिस्तान के लिए मिशन यूनाइटेड नेशंस अगर तय करे तो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस भी तालिबान किस तरह से नए रुख में सामने आता है वो तलाशने का प्रयास कर रहा है। अफगानिस्तान के आतंकवादियों को पूरे विश्व को जुटना पड़ेगा, ये राहुल ओझा का कहना है, और राहुल इसमें दो राय नहीं कि इसके लिए पूरे विश्व को जुटना ही पड़ेगा, लेकिन पूरे विश्व ने वो हिम्मत नहीं दिखाई। 20 साल से अमेरिका और इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स वो तो लड़ रहे थे, लेकिन उनका साथ कितने लोगों ने दिया, उनका साथ किस मायने में? पूरे विश्व को इन्वेस्ट करना चाहिए था मेन एंड मटेरियल। अमेरिका को सबसे बड़ा इसी बात का दुख है कि 2000 अमेरिकी सिपाही मारे गए, 20,000 से ज्यादा अमेरिकी सिपाही घायल हुए, 800 से ज्यादा बिलियन डॉलर्स अमेरिका के वहां पर खर्च हुए, लेकिन नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 पार। 2001 में तालिबान था और 2021 में तालिबान एक बार फिर लौट आया। ये विश्व की हार है, ये अमेरिका की हार है, और ये अफगानिस्तान के लोगों की हार है। लेकिन चाहे अमेरिका निराश हो गया, लेकिन अफगानिस्तान के लोग फिलहाल तो ये लग रहा है कि वो निराश नहीं हुए हैं, वो लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से वो लड़ने का प्रयास कर रहे हैं? आपने काबुल में वो तस्वीरें देखी जो 4-5 महिलाएं सामने आई और उन्होंने कहा कि हमें अपने समान अधिकार चाहिए, हम भी काम करना चाहते हैं। लेकिन एक जब विदेशी पत्रकार ने तालिबान से प्रश्न किया कि क्या महिलाएं काम कर सकती हैं, तो तालिबान का उत्तर था शरिया के मुताबिक। अब शरिया का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? शरिया का इंटरप्रिटेशन क्या मुल्ला बिरादर करेंगे? हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरी तालिबान की लीडरशिप है, चलिए अब आपको लीडरशिप के बारे में भी बता दूं। हैबतुल्ला अखुंज़ादा पूरे तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्हें अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, यानी कमांडर ऑफ द फेथफुल। वो टोटल कमांडर हैं पूरे तालिबान के, लेकिन वो लड़ाके अपने उस सेंस में नहीं हैं। वो चीफ जस्टिस थे तालिबान के, वो एक काजी थे, टीचर थे तालिबान के। वो अब पूरे के पूरे
तालिबान के मुखिया हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनके नीचे मुल्ला बिरादर, उनके नीचे मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब और उनके नीचे सिराजुद्दीन हक्कानी। ये है तालिबान की लीडरशिप। अब इस लीडरशिप को विभाजित कैसे किया जाता है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे विभाजित की जाती है। एक में हक्कानी नेटवर्क और सिराजुद्दीन हक्कानी ये पाकिस्तान की ISI के बहुत करीब माने जाते हैं। 10 साल जेल में रहे थे, उसके बाद 2018 में उनको छोड़ा गया। जब उनको छोड़ा गया तब वो दोहा चले गए और वो जो पॉलिटिकल विंग है और डिप्लोमेटिक विंग है, दोहा विंग के वो कमांडर हैं। यानी जब अमेरिका के साथ बातचीत करनी होती थी, चाहे वो लियोन पेनेटा के समय अमेरिका के साथ बातचीत करनी होती थी या फिर अभी अमेरिका के साथ बातचीत करनी होती थी, तो ये सारी बातचीत तो करते थे मुल्ला बिरादर। चाइना भी 9 सदस्यों का डेलीगेशन लेकर मुल्ला बिरादर ही गए थे तियानजिन, जिन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की। ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है और संभवतः आज तो नहीं, क्योंकि आज काफी समय हो गया है, कल इसके बारे में भी विस्तार से करेंगे कि जो चाइना है, चाइना तालिबान के साथ इतना करीबी संबंध क्यों बना रहा है और इससे चाइना को भी क्या खतरा है। चाइना को खतरा है ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, यानी शिनचियांग प्रोविंस में जो विरोध चल रहा है चीन का, जो चीन का वीगर मुसलमानों पर अत्याचार है, तो तालिबान का एक धड़ा है जो वहां पर लड़ रहा है या लड़ने का प्रयास कर रहा है। चीन को यह खतरा है कि वो जो लगभग 70 से 80 किलोमीटर लंबी सीमा है अफगानिस्तान और शिनचियांग की, वहां से अब चीन के लिए खतरा बढ़ सकता है। और ये एक ऐसी चिंगारी है जिसको आग में बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए वांग यी ने तालिबान से कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के साथ संबंध को तोड़ना पड़ेगा। वो संबंध क्या तालिबान तोड़ेगा, क्योंकि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लड़ाके भी बहुत लड़े हैं तालिबान के साथ। ये एक अलग कहानी, इस पर चर्चा हम करेंगे। दूसरी कहानी, अमरुल्लाह सलेह और अहमद मसूद, उनकी क्या भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में, उनको किस तरह से समर्थन मिलेगा, उनके पास क्या हथियार है। 8 से 10 लड़ाके उनके बनाम 80,000 तालिबान और पाकिस्तान का समर्थन तालिबान को, या फिर वो जो 3 लाख की अफगानिस्तान की सेना तितर बितर हो गई थी, क्या वो सेना अभी तैयार हो रही है किसी तरह से पलटवार के लिए। ये सब बहुत सारे पहलू हैं, आने वाले दिनों में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रोज शाम 4 बजे मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा, आपसे और बातचीत करेंगे, आपसे प्रश्न भी लेते रहेंगे। लेकिन आज इस फेसबुक लाइव स्पेशल में इतना ही।